हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज की क्लास में हम जो है वो डायमेंशन एनालिसिस के जो दो यूज या हम बोल सकते हैं दो एप्लीकेशन जो बची थी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में एक तो हमने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने जो है वो कुछ क्वेश्चन किए थे 3-4, है ना। फिर उसके बाद में हमने जो है वो डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था और उसमें हमने जो है वो एक उसकी जो है एप्लीकेशन हमने जो है वो डिस्कस की थी, है ना, जिसमें हमने फर्स्ट चेक किया था कि टू करेक्टनेस ऑफ दी कोई भी आपके पास में फॉर्मूला दे रखा है उसकी वैलिडिटी जो है वो, या हम बोल सकते हैं करेक्टनेस जो है वो हमने उसकी चेक की थी, ठीक है ना। मतलब कि कोई फॉर्मूला दे रखा है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो उसमें हमने क्या सीखा था कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होती है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो ये तो था उसका पहला यूज, या आप बोल सकते हो एप्लीकेशन। क्लियर नाउ, अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास में सेकंड जो उसकी एप्लीकेशन क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड एप्लीकेशन इसकी क्या है। तो सेकंड एप्लीकेशन में क्या है कि हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे, आज बात समझ में, क्या कन्वर्ट करेंगे, सो टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। यानी कि मान लो अगर आपके पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है तो उसकी यूनिट जो है वो किसी एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में जो है वो चेंज करना। आगे बात समझ में, तो इसमें हम सीखेंगे। और तीसरी हमारी रहेगी कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज कुछ दे रखी होगी, ठीक है ना, उसमें से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किसी जो है वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे जो है वो डिपेंड कर रही होगी, तो वहां से जो है हम डेराइव करेंगे उनके बीच में रिलेशन, ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं फॉर्मूला। क्लियर। तो काफी अच्छे यूज है, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। तो फटाफट आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। So to convert the units of physical quantity from one system to other system, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको पता होगा कि हमने जो है वो एक चीज पढ़ी थी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी आपको पता होगा हम उसको लिखते हैं किससे, n इंटू यू से लिखते हैं। बताया था ये, अरे बात समझ में, फर्स्ट क्लास में बताया था इस चैप्टर के, है ना, n इंटू यू से लिखते हैं। और ये जो n इंटू यू निकल के आता है ये कांस्टेंट निकल के आता है। अरे बस हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये n इंटू यू जो है वो क्या निकल के आता है, कांस्टेंट निकल के आता है, चाहे वो आपके कोई भी सिस्टम में जो है वो उसकी यूनिट्स की बात कर रहा है, ठीक है, चाहे वो आपके पास में MKS सिस्टम हो, चाहे आपके पास में वो जो है वो CGS सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो। यानी कि सिंपल सी बात अगर आपको समझाऊं मैं कैसे कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब अगर आप इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ लो, अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये n1u1 बराबर n2u2 होता है। तो बोलोगे ये कैसे है, मतलब n1u1 बराबर n2u2 कैसे। मुझे एक चीज बताओ, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। बोलो सही है। तो ये 1 मीटर और ये 100 सेंटीमीटर किसकी है, ये मतलब मीटर और सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की है ना। तो इसका मतलब दोनों बराबर है कि नहीं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपके पास में n1, ये आपके पास में u1 क्या यूनिट, और n के आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और 100 के आपके पास में n2 और सेंटीमीटर के आपके पास में u2। हो गया ना, n1u1 बराबर n2u2। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये u1 और u2 क्या हो गए, ये क्या आपके पास में यूनिट, या हम इसको बोल सकते हैं डायमेंशन की फॉर्म में। कैसे, तो यहाँ हमारे पास में n1 और u1 को हम कैसे लिखेंगे, m1, अगली बात समझ में, ओके। फिर उसके बाद में L1 T1। अच्छा, इनकी पावर नहीं पता है तो हम इसके ऊपर a पावर लगा लेते हैं, इसकी b लगा लेते हैं, इसकी c लगा लेते हैं, कुछ भी हो सकती है ना, m1 हो सकता है ना, m2 हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, ABC लिख दिया। क्लियर, ये आपके पास में n2। क्लियर। अच्छा, u2 हम कैसे लिख सकते हैं, अदर सिस्टम, देखो m1 लिखा है किसी जो है वो पहले वाले सिस्टम में, ठीक है ना, और m2 लिखा है मान लो कि आपके पास में जो है वो दूसरी, जैसे अपन कोई सिस्टम चेंज करेंगे, अरे बात समझ में, जैसे अगर हम MKS से CGS में जा रहे हैं तो ये आपके पास में M1, L1 और T1 ये सिंबल दे दिया हमने किसके, MKS के लिए, और M2, L2 और T2 ये हमने सिंबल दे दिया किसके लिए, CGS के लिए, फॉर एग्जाम्पल। अरे बात समझ में, मतलब ये किसी एक सिस्टम की यूनिट है और ये किसी दूसरे सिस्टम की यूनिट है। अगली बात समझ में। अच्छा, पावर तो इनकी वही रहेगी, A, B और C।
अगली बात समझ लो। अच्छा मान लो अगर आपको N1 पता है, ठीक है ना, N1 गिवन है आपको, ठीक है, और आपको N2 पता करना है। N1 आपके पास में जो है वो क्या है, गिवन है, और N2 आपको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास में यहां से N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 ये आपके पास में हो जाएगा क्या, M1 की पावर A, L1 की पावर B, और आपके पास में T1 की पावर C डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास में M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। क्लियर। और यहां से अगर मैं इसको फाइनली लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, N2 इज इक्वल टू N1, ये हो जाएगा आपके पास में M1 अपॉन M2 की होल पावर A, यहां से आपके पास में हो जाएगा ये L1 अपॉन L2 की होल पावर B, और ये आपके पास में T1 अपॉन T2 की होल पावर ये हो जाएगा आपके पास में क्या, C। इसको आप यूज करके जो है वो किसी अदर सिस्टम में आप जो है वो उसकी उस फिजिकल क्वांटिटी का आप जो है वो मैग्नीट्यूड पता कर सकते हो कितना। अगली बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये हमारे पास में यहाँ पे ये U1 बराबर क्या है, M1 L1 और T1, और U2 आपके पास में क्या है, M2 L2 और T2। अच्छा ये फिजिकल क्वांटिटी है तो सेम ही है ना, देखो मीटर भी किसकी है, लेंथ के लिए, सेंटीमीटर भी किसके लिए, लेंथ के लिए, तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशन तो लेंथ की पावर 1 ही तो रहेगी, तो इसका मतलब पावर इनकी क्या रहती है, सेम रहती है। आगे बात समझ में, M की जैसे M1 की पावर A है तो M2 की पावर भी क्या होगी, A ही होगी, क्योंकि दोनों यूनिट जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी की है, तो इसलिए इस पे आएगा पावर B और इस पे आएगा पावर C। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हम जो है वो, अगर मान लो आपको इस तरीके से दे रखा होगा कि M1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, मतलब आपको करना क्या, N2 कैलकुलेट करना, तो आप कर सकते हो ना, तो यह तो इसको जो है वो अभी हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अभी जो है वो आप पहले इन चीजों को नोट करिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हमें जो है वो मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगली बात समझ में, फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, जो क्या निकल के आता है, कांस्टेंट निकल के आता है। मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना, तो ये इसके बराबर ही तो हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट ही तो है, चाहे ये हो चाहे ये हो। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि N1 U1 बराबर N2 U2। N1 तो हो गया किसी एक सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और N2 हो गया किसी अदर सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अरे बात समझ में, U1 और U2 क्लियर, मतलब कि यूनिट, मतलब जैसे कि अगर आप सिस्टम चेंज करते ही जो है वो उनकी यूनिट भी जो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगली बात समझ में, ये ध्यान रखना, अगर आप MKS से CGS में जा रहे हो या CGS से MKS में आ रहे हो, तो आप सिस्टम जैसे चेंज करोगे तो आपकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है? सो ये नोट करिए, फिर हम जो है वो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर करवाते हैं, ठीक है। सो नोट डाउन। सो ये नोट कर लिया हो तो फिर हम जो है वो अब एक एग्जाम्पल करते हैं कि टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ये डाइन अभी कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक फोर्स की यूनिट है CGS में। अगली बात समझ में, अच्छा आपको कैसे पता कि इस तरीके CGS कौन सा है और MKS कौन सा है, तो सीधी सी बात है, देखो 1 न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। अच्छा ये न्यूटन और डायन ये किस टाइप की जो है वो आपके पास में यूनिट है, ये आपके पास में डेराइव यूनिट। हमारी पास में फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल तो जैसे कि आपको पता है ना, 7 फंडामेंटल होती है, 7 फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम, हमारी बात समझ में है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो 7 जो मैंने फंडामेंटल लिखवाई थी। और कौन सी थी आपके पास में, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हमारी बात समझ, सब्सटेंस ऑफ मैटर, वो। तो कहने का मतलब है कि आपको ये चीज चेक करनी है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, ये हमारी बात समझ में। कुल मिला के आपको जो है वो N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब सिंपल सी बात, अगर मैं ऐसे समझूं, ये कितना है ये आपको बताना है, हमारी बात मतलब इसका मैग्नीट्यूड बताना है कितना है। तो ये तो हो गया आपके पास में N1, ये हो गया आपके पास में U1, ये आपके पास में N2, और ये आपके पास में U2। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये न्यूटन से तो हमें समझ में नहीं आ रहा, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। ये साइड में लिख लेता हूँ,
तो फोर्स इज इक्वल टू हमें पता है कि क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या निकल के आई, यहाँ से इसकी यूनिट क्या हुई, मास की तो क्या हो जाएगी किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट होती है। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कितना होता है, किलोग्राम को हम चेंज करेंगे किसमें, ग्राम में। डाइन में क्या होता है ग्राम, मीटर के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट तो क्या होती है, सेकंड ही होती है। अब बताओ कि ये कितना है, तो हम लगाएंगे भाई n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ से आपके पास में n2, n2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, इस तरीके से आपके पास में L1 अपॉन L2 की पावर b, और इस तरीके से आपके पास में T1 अपॉन T2 की पावर c। अगली बात समझ में। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन क्या है, फोर्स की डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ F, पता है ना आपको क्या होती है, M1 L1 T-2, यही तो डायमेंशन है फोर्स की। तो इसका मतलब A, B और C की वैल्यू पता चल गई आपको, 1 1 और -2। अच्छा, M1 L1 और T1 M2 L2 और T2 की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखो, M1 क्या है, मास, तो आपको पता है कि किसमें होता है, किलोग्राम में। क्लियर, लेंथ, ये मतलब M1 L1 और T1 ये क्या है आपके पास में, इस सिस्टम की यूनिट। क्लियर है, और M2 L2 और U2 क्या है, ये इस सिस्टम की यूनिट। अगली बात समझ में। तो यानी कि यहां से आपके पास में N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी होगी 1, M1 क्या दे रखा है आपको, किलोग्राम दे रखा है, ये हो जाएगा आपके पास में 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई M2 क्या है आपके पास में ग्राम, तो ये आपके पास में 1 ग्राम। पावर कितनी हो जाएगी इसकी 1, ये देख लो आप, है ना। L1 आपके पास में देखो मीटर दे रखा है, 1 मीटर अपॉन ये आपके पास में क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसकी पावर 1। ये आपके पास में सेकंड है, तो ये आपके पास में 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, और ये पावर माइनस। अच्छा, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता है। N2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, अब देखो इनको कट करना है ना, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, अरे ग्राम में चेंज करना है ना, तो चेंज कर दो ना इसको, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ये आपके पास में कितना 1 ग्राम, पावर कितनी 1, ये आपके पास में 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, पावर 1। अच्छा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा ना, ये तो टर्म आपके पास में पूरी कट जाएगी, ये तो 1 हो जाएगी ना, यानी कि आपके पास में 1 की पावर कितनी -2, 1 की पावर -2। इसको सॉल्व कर लो आप। N2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, ये देखो कितना हो जाएगा, ग्राम से ये ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बच गया आपके पास में 1000 इंटू यहां से क्या बच गया आपके पास में 100। तो इसका मतलब आपके पास में N2 इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 10 की पावर कितना 5। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। समझ में आ गया, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा ग्राम, मीटर के लिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये सेकेंड स्क्वायर। मतलब बहुत मजा आएगा आपको, आगे बात समझ में, इस एप्लीकेशन करोगे तो बहुत मजा आएगा। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको एक बार वापस रिपीट करके देखिए, वीडियो को रिवाइंड करिए, आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। अगली बात समझ में, ये चीज जो है वो आपको कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशनल मेथड, यानी कि 1 न्यूटन को आपको डाइन में बदलना है, मतलब कितना होता है। तो इसका मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1 न्यूटन है ना, कितना डाइन, तो ये हो जाएगा N1, ये हो जाएगा U1, ये N2 और U2। ऐसे तो लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। क्लियर है, क्योंकि न्यूटन तो जो है वो डेराइव है, ध्यान रखना। आरी बात समझ में, हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करना है हमको फंडामेंटल यूनिट लेके चलनी है, ध्यान रखना। क्लियर है, न्यूटन तो डेराइव है और डाइन भी डेराइव है। ये आपके पास किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ये किसमें होता है आपके पास में, MKS में होता है, और डाइन को हम इसमें बदल रहे हैं ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर, तो ये किसमें होता है, ये CGS में होता है। आरी बात समझ में, ये आपके पास में किसके अंदर है, ये MKS में है, और ये जो है आपके पास में वो किसमें है, ये आपके पास में CGS में है। अगली बात समझ में क्लियर है, तो फटाफट इसको नोट करिए, एक और एग्जांपल करेंगे ताकि आपकी चीजें जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है,
सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो एग्जाम्पल 1 के आगे अब जो है हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे, कि ये क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ g, जिसको आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हो, ठीक है ना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इन MKS यूनिट, देन फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS यूनिट। आपको जो इसकी CGS यूनिट बतानी क्या है, ये आपको MKS में दे रखी है ये वैल्यू, तो बताओ इसकी वैल्यू जो है वो CGS में कितनी है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपको ये चीज दे रखी है कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कितना होता है। तो इसको चेंज कर देंगे। CGS में न्यूटन को किससे लिखते हैं हम, डाइन से लिखते हैं, मीटर को किससे लिखते हैं हम, सेंटीमीटर से लिखते हैं, और किलोग्राम को किससे लिखते हैं, ग्राम से लिखते हैं। आगे बात समझ में क्लियर। लेकिन अब अभी जो है वो हम न्यूटन और डाइन को भी चेंज करेंगे। आगे बात समझ, क्योंकि ये डेराइव है, हमें फंडामेंटल लेनी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो देखो न्यूटन को चेंज करना है, न्यूटन, तो न्यूटन आपको पता है क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज होती है। लेकिन साथ में देखो ये भी तो दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बोलो सही है। देख लो आप, न्यूटन को चेंज कर दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर और ये किलोग्राम स्क्वायर, तो 1 किलोग्राम से ये 1 किलोग्राम कैंसिल आउट। क्लियर है। तो आपके पास में यहां से क्या हो गया, देख लो, मीटर क्यूब पर किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। और आया समझ में। इस तरीके से इसको भी चेंज कर दो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, ये मीटर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, और सेकंड तो चाहे आप CGS हो चाहे आपके पास में MKS हो। सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, तो चाहे MKS चाहे CGS, टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड ही है। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये लिख लो आप, मीटर क्यूब किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, ये N1 हो जाएगा आपके पास में, और ये आपके पास में यहाँ पे ये वैल्यू पता करनी है, तो ये हो जाएगी आपके पास में क्या, N2। क्लियर है। और ये आपके पास में U1, ये आपके पास में U2। तो लगा लेंगे फॉर्मूला हम अपना भाई, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, है ना, और ये आपके पास में L1 अपॉन L2 की पावर B, और फिर T1 अपॉन T2 की पावर C। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन क्या है। डायमेंशन, तो देखो डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो देखो ये हमारे पास में निकल के आया ना, ये क्या, मीटर, तो मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, L, और वैसे मैंने डायमेंशन पहले निकलवा रखी है, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। मीटर के लिए क्या आता है, लेंथ, अरे मीटर लेंथ में, सॉरी मीटर जो यूनिट है वो किसकी, लेंथ की, तो इसके लिए मैंने क्या लिख लिया, लेंथ लिख लिया। क्यूब है तो मैंने लगा लिया इस पे 3, डिवाइडेड बाई किलोग्राम, मास ऊपर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, m की पावर -1 हो जाएगा। सेकंड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपके पास में t की पावर -2। तो ये डायमेंशन हो गई किसकी, G की। अरे बोलो समझ में आया। नेक्स्ट, N2 इज इक्वल टू N1 दे रखा आपको 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। M1 क्या देगा आपको, ये किलोग्राम, 1 किलोग्राम अपॉन M2 के आपके पास में 1 ग्राम की पावर कितनी है आपके पास में, -1। ओके, नेक्स्ट आपके पास में लेंथ के लिए आपके पास में क्या है, मीटर, सो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम के लिए लिखेंगे हम 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। अच्छा, पावर भी लगानी है, तो इसके लिए पावर क्या हो जाएगी आपके पास में 3, इसके लिए पावर क्या हो जाएगी आपके पास में -2। इनको थोड़ा सा चेंज कर दो। सो N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, इसको चेंज कर देंगे, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर -1। ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 3। और ये सेकंड से सेकंड आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में, ओनली फॉर यहाँ पे 1 बचेगा, की पावर कितनी, -2। अच्छा, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 ही होता है, ठीक है।
सो ये N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये देखो ग्राम से ये ग्राम कैंसिल आउट, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास में देखो ये कितना हो गया 10 की पावर 3 और फिर -1, तो इनटू यहाँ से तो आपके पास में बच जाएगा 10 की पावर 3 और फिर -1, ये 10 की पावर 3 -1, यहाँ से आपके पास में ये हो जाएगा 10 की पावर 2, अरे 10 की पावर 2 होगी ना, और इसका क्यूब, तो N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये आपके पास में कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, ये आपके पास में कितना हो जाएगा 10 की पावर 6, 3 2 6। अब बस 10 की पावर को सॉल्व कर लो, सो N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू, तो ये देखो आपके पास में ये कितना हो गया 14 में 6 चला जाएगा, पीछे बचेगा आपके पास में 10 की पावर माइनस, ये N2 होगा। तो ये जो वैल्यू है ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 जी की वैल्यू, ये किसमें है CGS में है। अगली बात समझ में, सो फटाफट इस एग्जांपल को भी जो है वो आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हमारे थर्ड एप्लीकेशन की, डायमेंशन एनालिसिस के थर्ड एप्लीकेशन की, जो कि हमारे पास में टू एस्टेब्लिश द रिलेशन या बोल सकते हो फॉर्मूला, ठीक है ना, बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। अरे बात समझे, वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो क्या रिलेशन होता है या क्या फॉर्मूला होता है उनके बीच में, वो जो है वो अब डेराइव करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल लिखा है मैंने, एग्जांपल है, पहले पढ़ लो एग्जांपल, क्योंकि मैं डायरेक्टली जो है वो इसको एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा। द फोर्स F ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, वो डिपेंड्स कर रहा है, ठीक है ना, वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द मास m ऑफ द पार्टिकल एंड द एक्सेलरेशन a ऑफ द पार्टिकल। दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर फोर्स यूजिंग डायमेंशनल मेथड, मतलब डायमेंशनल मेथड जो हम यूज करेंगे उससे जो है हमें फोर्स का फॉर्मूला जो है वो डेराइव करना है या एस्टैब्लिश करना है या फाइंड करना है, जो भी आप बोलो, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है। आरी बात समझ में, आप हर कोई फॉर्मूला जो है वो डेराइव नहीं कर सकते, आपको ये मतलब क्वेश्चन में आपको ये चीज बतानी पड़ती है आपको। आरी बात समझ में, या मैंने आपको ये चीज बताई है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, तभी आप किसी का फॉर्मूला जो है डेराइव कर पाओगे। आरी बात समझ में। अच्छा, फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी, सर ये फॉर्मूला तो यही होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। सारी बात समझ में, डायमेंशनली क्लियर। तो देखो कैसे करना है आपको, ये चीज ध्यान रखना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिस पे डिपेंड कर रही है, सारी बात समझ में, उसको लिखो। तो देखो फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, तो लिखने का तरीका क्या होता है वो ध्यान से देखो पहले। क्या देगा आपको, फोर्स, तो फोर्स को हम किससे लिखते हैं F, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। आरी बात समझ में, ये ध्यान रखना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे दिमाग में रखना। फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, अब इसकी पावर मुझे कुछ नहीं पता है कि 1 होगी या 2 होगी या -1 होगी या -2 होगी, जो तो मैंने मान ली क्या होगी इसकी पावर, कुछ भी मान ली, x मान ली या a मान लो, चलो a मत मानो क्योंकि a हमारे पास में है, इसको x मान लो, पावर x। और किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको समीकरण 1 दे दो, सॉरी इंग्लिश मीडियम, कभी कभी हिंदी की चीजें निकल जाती है, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी पावर मैंने दे दी क्या, y, ये इक्वेशन नंबर 2। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से चली, तो दोनों से हम क्या लिख लेंगे, इसको कंबाइन करके लिख लें इसको, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x एंड a की पावर y। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो डायमेंशन भी पता होनी चाहिए अब इनकी क्या है। आरी बात समझ में। अच्छा, जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं क्या, की, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये आपके पास में m की पावर x, ये आपके पास में a की पावर y, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि डायमेंशनल लेस होता है। ध्यान रखना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस, ये ध्यान रखना। कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की कभी भी डायमेंशन नहीं होती, ये ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, फोर्स,
अब बात करते हैं फोर्स की। ओके, और यहाँ मास और यहाँ एक्सेलरेशन। अब क्या लिखनी है हमें, इनकी डायमेंशन लिखनी है। तो फोर्स की डायमेंशन तो आपको पता ही है ना, क्या होती है, m1 L1 T माइनस 2। के तो कांस्टेंट है। मास के लिए हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, और इसकी पावर कितनी, x। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, L1 T माइनस 2 की पावर कितनी, 1। आगे बात समझ रहे हैं? चलो अब आगे बढ़ता है। इस तरह तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे देने दो, m1 L1 T माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आपके पास में k। अच्छा, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, m की पावर x, ठीक है, l की पावर आपके पास में कितनी हो जाएगी, y, और t की पावर कितनी, माइनस का 2y। क्लियर? अच्छा, ये ध्यान से देखो, ये इसके बराबर दे रखा है। तो जब कोई चीज किसी के बराबर होती है तो आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर भी क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या चीजें मिलेगी। तो देखो यहां से आपके पास में x इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है। ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ो, इसकी वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली निकलती है, ठीक है ना। यहाँ m1 है और यहाँ आपके पास में m की पावर x है, तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया ना, x इक्वल टू 1। यहाँ से देखो आपके पास में y इज इक्वल टू 1, और इस तरीके से यहाँ से भी आप इसको कंपेयर कर लो, -2y बराबर -2, तभी भी आपके पास में y की वैल्यू क्या निकल के आई, 1। क्लियर? अब आप जो है वो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता है, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन थर्ड। इस थर्ड में रख लीजिए। तो f इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k, m की पावर 1 और a की पावर भी 1, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास में, 1 1। अच्छा, अब एक गड़बड़ है इस एप्लीकेशन के अंदर। इस एप्लीकेशन की ड्रॉबैक समझ लो, इस एप्लीकेशन की आप लिमिटेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, यानी कि ये जो है वो आपको k की वैल्यू निकाल के नहीं देता है। f इज इक्वल टू m तो पता चल गया होता है, लेकिन ये k की वैल्यू नहीं देता है। तो एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 1, तभी तो f इज इक्वल टू m होगा। तो ये आपके पास में रिलेशन निकल गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वाह सर, आज तो आपने बिल्कुल एक कोई नई चीज सिखा दी। बिल्कुल सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो आप उससे जो है वो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। आगे बात समझ में, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस रिवाइंड करिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो शायद मैं इसका एक एग्जांपल में और करवा दूंगा, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। नहीं तो फिर जो है हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।